हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई मेहंदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। रामपुर नाम के एक गांव में रागिनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। रागिनी की शादी तय हो चुकी थी। रागिनी को जैसे ही अपनी शादी की पक्की होने की खबर मिलती है, वो वैसे ही अपनी सहेलियों के पास जाकर उन्हें अपनी शादी होने की खबर दे देती है। क्या तुम अपने होने वाले पति से बात करती हो? नहीं, मैंने तो उनकी फोटो देखी है, लेकिन अभी तक मैंने उनसे कोई बात नहीं की। आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। शादी से पहले ही उन्हें जान लेना चाहिए। लेकिन मेरे पास तो फोन भी नहीं है और हमारे गांव में तो सिर्फ एक ही एसटीडी है। नहीं, सोना एसटीडी वाला सबकी बातें छुप छुप कर सुनता है। अगर तुम पैसों का इंतजाम कर लो तो मैं अपने पापा से कहकर शहर से तुम्हारे लिए एक मोबाइल फोन मंगवा सकती हूँ। ये सुनकर रागिनी अपने घर जाकर अपनी माँ से 1500 रुपए मांगती है। लेकिन बेटी, तुझे 1500 रुपए क्यों चाहिए? तुझे मालूम है ना कि पहले ही बहुत खर्चा हो रहा है। माँ, ऐसे ही समझ लो कि मैं आपसे अपनी शादी का तोहफा मांग रही हूँ। प्लीज माँ, मना मत करना। ठीक है बेटी, लेकिन इससे ज्यादा 1 रुपए और खर्चा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि हम तेरी शादी ठीक ढंग से कर पाएंगे। रागिनी की माँ उसे 1500 रुपए दे देती है। रागिनी 1500 रुपए ले जाकर अपनी सहेली पिंकी को दे देती है और फिर कुछ दिनों बाद पिंकी रागिनी को एक मोबाइल फोन लाकर दे देती है। उस मोबाइल फोन से रागिनी अपने होने वाले पति कुमार से बात करने लगी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। तुम इतनी सुंदर हो कि अब तो मुझे हमारी शादी होने तक का इंतजार भी नहीं हो रहा। धीरज रखिए, शादी के सारे फंक्शन जोरों शोरों से हो रहे थे। एक दिन रागिनी रसोई घर में अकेले खाना बना रही थी। जल्दी से सारी पूरियां तेल में तल लेती हूँ। रागिनी जल्दी पूरियां तेल में डाल रही थी। तभी जल्दबाजी के कारण कढ़ाई से गरम तेल उछलता हुआ सीधे रागिनी के हाथों पर गिर जाता है। रागिनी अपने दोनों हाथ पकड़कर इधर से उधर भाग रही थी कि तभी उसके माता पिता आ जाते हैं और उसे फौरन उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। रागिनी के माता पिता का तो रो कर बुरा हाल था। रागिनी की माँ, ये सारी तुम्हारी गलती है। क्या तुम्हें ध्यान नहीं रखना चाहिए था? मेरी फूल सी बच्ची की तुमने क्या हालत कर दी। ऐसा ना कहिए रागिनी के पापा, मुझे भी मेरी बच्ची की चिंता है, लेकिन ये सब कैसे हुआ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतने में डॉक्टर अंदर से बाहर निकल कर आते हैं। डॉक्टर साहब रागिनी के माता पिता को बताते हैं कि हाथों पर तेल गिरने की वजह से हाथ पूरी तरह जल चुका है। ये सुनते ही रागिनी के माता पिता पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। तो क्या डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज नहीं है? इसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है सिर्फ सर्जरी। पर सर्जरी करने के लिए लगभग 3 लाख रुपए की जरूरत है। 3 लाख रुपए तो हमने रागिनी की शादी के लिए भी नहीं जोड़े थे। रागिनी के पापा, अब हम क्या करेंगे? हमारी बच्ची की शादी होने वाली थी
खुशियों के घर में अचानक किसकी नजर लग गई? ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? रागिनी की माँ धीरे धीरे पैसा जोड़कर एक दिन अपनी बेटी की सर्जरी भी करवा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब इस बात का पता रागिनी के ससुराल वालों को चलता है तो वो रागिनी से रिश्ता तोड़ देते हैं। रागिनी फोन करके कुमार को कहती है, मेरा हाथ जल्द ही सही हो जाएगा। आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाथ तो तुम्हारा ठीक हो ही जाएगा, लेकिन हाथ जल्दी ठीक करने के लिए पैसे लगते हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे माँ बाप के इतने सारे पैसे लगाकर इतनी जल्दी तुम्हारा हाथ ठीक कर पाएंगे। और तुम्हारा हाथ तो अब पूरी तरह खराब हो चुका है। जले हुए दाग तो जिंदगी भर नहीं जाते ना। आज मेरा हाथ खराब हो गया तो आप मुझसे शादी भी नहीं कर सकते। वो सब भूल जाओ रागिनी, अब तुम अपनी तबीयत ठीक करने के बारे में सोचो। और वैसे भी मेरे दोस्तों की पत्नियां बहुत सुंदर सुंदर हैं। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे जले हुए हाथों के साथ उनके सामने लेकर जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इतना बोलकर कुमार फोन काट देता है। ए ऊपर वाले, ये कैसी हालत कर दी आपने मेरी। आज भी लोग सुंदर लोगों के पीछे भागते हैं। इस समाज को मेरी जरूरत नहीं है। ये सोचते हुए रागिनी अपने गांव की नदी के किनारे पहुंचती है। रागिनी उस नदी में कूदने वाली थी कि तभी रागिनी के पीछे से एक वीर नाम का लड़का आकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। मरना चाहती हो क्या? तैरना आता भी है या यूं ही नदी में कूद रही थी? क्या बताऊं मैं, मेरा हाथ जल गया। मेरे होने वाले पति ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। अब मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, क्योंकि मेरे पास मेरे सुंदर हाथ नहीं है और ना ही मेरे पिताजी के पास बहुत सारे पैसे हैं। ये सुनकर वीर रागिनी का हाथ पकड़कर उसे एक जादूगरनी के पास ले जाता है। रागिनी उस जादूगरनी को सारी बात बता देती है। उसके बाद वो जादूगरनी रागिनी को एक मेहंदी देते हुए कहती है, बेटी ये लो, ये एक जादुई मेहंदी है। तुम इसे अपने हाथों पर लगा लेना, फिर इसका चमत्कार देखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी आंटी जी। उसके बाद वीर रागिनी को उसके घर छोड़ देता है और घर जाने के बाद वो अपनी माँ से उस जादुई मेहंदी को अपने हाथों पर लगा लेती है। मैं अपनी बेटी के सुंदर सुंदर हाथों को इस मेहंदी से सुंदर सुंदर सजा दूंगी। ये कहती हुई उसकी माँ रागिनी के हाथ पर मेहंदी लगाती है। लेकिन मुझे अपने हाथों में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। उस जादूगरनी ने कहा था कि ये मेहंदी जादुई है, तो ये अपना कमाल क्यों नहीं दिखा रही? सुबह से रात हो जाती है, लेकिन रागिनी को अपने हाथों में कोई भी बदलाव नजर नहीं आता। उसके बाद रागिनी उदास मन से सो जाती है। सुबह उठते ही रागिनी अपने हाथों को देखती है। मेरा ये बदसूरत हाथ। रागिनी अपने हाथों को देखकर आश्चर्यचकित थी
क्योंकि रागिनी का हाथ पहले की तरह बेदाग हो गया था। माँ, पिताजी, जल्दी यहाँ आइए। उसके बाद रागिनी अपनी माँ और पिताजी को जादुई मेहंदी का रहस्य बताती है और साथ ही वीर के बारे में भी सारी बात बता देती है। देखिए माँ, पिताजी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। उसके बाद रागिनी वीर को अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने घर बुलाती है। रागिनी के माता पिता को वीर बहुत पसंद आता है कि तभी वीर रागिनी के माता पिता से कहता है, मैं रागिनी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रागिनी के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। संध्या बच्चों को स्कूल से छुट्टी के वक्त घर लेकर आ रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। अब क्या करूं? बच्चों की फीस अगले 15 दिन तक नहीं भरी तो बच्चों का नाम स्कूल से काट देंगे। 6 महीने की फीस कहाँ से लाऊंगी? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मम्मी, बर्गर खाना है, बर्गर लेकर दो ना। मम्मी, मुझे भी बर्गर खाना है। भैया, बर्गर कितने का दिया है? 20 रुपए आलू टिक्की और पनीर लगाकर 25 रुपए का है। 20 रुपए वाले 2 दे दो भैया। ये बर्गर बनाना कितना आसान है। अगर इसमें सब्जियां अच्छी लगा कर दे तो। ये लो आपके बर्गर। मम्मी, मुझे पनीर वाला खाना था। भैया, ये लो 5 रुपए और पनीर लगा दो। बस इतना सा टुकड़ा पनीर का, इसके 5 रुपए। ऐसे तो तुम ग्राहकों को लूट रहे हो। बहन जी, 25 रुपए में इतना ही पनीर मिलेगा। हमें भी तो बचत करनी होती है। अगर एक ही बर्गर में ढेर पनीर लगा दिया तो फिर हमने दुकान चला ली। और इतना ही कम लग रहा है तो खुद घर पर क्यों नहीं बना लेते बर्गर? बर्गर वाले की ये बात संध्या के मन में घर कर गई और उसके मन में विचार आया, अगर मैं बर्गर का काम खोल लूं तो मेरे पास भी इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं घर के खर्चों में हर्ष की मदद कर सकूंगी। और फिर बर्गर बनाना भी तो बहुत ही आसान है। घर जाकर माँ जी और हर्ष से बात करती हूँ। संध्या हर्ष और अपनी सास से बर्गर का ठेला लगाने की बात करती है। लो, कर लो बात संध्या बहू। अब तुम भी बच्चों से बात कर रही हो। पता है तुम्हें, हम औरतों का घर से निकलकर बाहर काम करना कितना मुश्किल है। हम औरतें घर के चूल्हा चौका ही निपटा ले, वही गनीमत है। पर माँ जी, आजकल बर्गर का काम बहुत चल रहा है। अगर मैं ये कर लूँ तो इससे हर्ष को भी पैसों की मदद मिलेगी। मुझे 15 दिनों के अंदर बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा करनी है। हर्ष की सैलरी घर के किराए और घर के खर्च में ही लग जाती है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर खर्च में आसानी होगी। माँ, संध्या का मन है तो मुझे लगता है हमें संध्या को काम करने से नहीं रोकना चाहिए। अब तू भी इसका ही साथ दे रहा है। फालतू के पैसे खराब करेगी और हाथ कुछ नहीं आएगा, देख लेना। हर्ष संध्या को 2000 रुपए देता है। इतने में तो थोड़ा ही सामान आ पाएगा। संध्या परेशान हो जाती है। हर्ष ने जो 2000 रुपए दिए थे वो तो कम पड़ गए। अभी तो ठेले वाले को एक दिन के 200 रुपए और गैस सिलेंडर आएगा 500 रुपए का। अभी और खर्चा करना बाकी है। मुझे कुछ काम उधार उठाकर करना होगा। बर्गर का ठेला लगाने के लिए संध्या को उधार में सामान लेना पड़ा। संध्या ने बर्गर का ठेला लगाना शुरू कर दिया, पर अभी नया नया काम था तो ग्राहक कम आ रहे थे। संध्या शाम के वक्त बर्गर का ठेला लगाती थी, पर जैसा संध्या ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने सोचा था बर्गर बिक जाएंगे तो मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी, पर यहाँ पर एक भी बर्गर नहीं बिका। पता नहीं मेरी कमाई कैसे होगी। अगर कुछ दिन तक ऐसे ही चला तो माँ जी और हर्ष मुझे इस काम के लिए मना कर देंगे।
बहुत हिम्मत करके मैंने ये काम शुरू किया था। संध्या भी ये सोच ही रही थी, तभी वहाँ एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ आती है। दीदी, बहुत भूख लगी है, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अरे, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया? रुको, मैं अभी तुम तीनों को एक एक बर्गर देती हूँ। शुक्रिया दीदी, आज तुमने हमारा पेट भरा है, और जो भूखों का पेट भरता है भगवान उसे कभी भूखा नहीं रहने देते। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम मेरे ठेले पर बेझिझक आ जाया करो, और यहाँ पर तुम अपने बच्चों के साथ अपनी भूख मिटा सकती हो। वो गरीब औरत अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। संध्या घर आ जाती है, पर उस दिन उसकी कमाई नहीं हुई थी। ये देखकर उसकी सास गुस्सा करने लगती है। लो, मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये चोंचले पालने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 3 दिन से मुश्किल से 100 रुपए कमाकर घर आ रही है और सामान लगा देती है 2 से 3 हजार रुपए का रोजाना का। अब रोटी सब्जी तो बनेगी नहीं, हम सभी ये बर्गर खाकर पेट भर लेते हैं। क्यों, अब तो तू खुश है ना अपना नुकसान करके? माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, और मुझे विश्वास है एक दिन मुझे अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। संध्या अगले दिन ठेले वाले से ठेला किराए पर लेने के लिए जाती है, तो वो उसे मना कर देता है। देखो बहन जी, मैं पिछले 4 दिन से तुम्हें उधार का ठेला दे रहा हूँ। 200 रुपए रोज का किराया है, बस आज के लिए और दे रहा हूँ। अगर तुमने कल सुबह तक मेरे ठेले के किराए के 1000 रुपए नहीं दिए तो मैं किराए पर तुम्हें ठेला नहीं दूंगा। अब क्या करूँ? हर्ष से मांगूंगी तो वो मुझे इस काम को बंद करने के लिए कह देंगे, और माँ जी पहले ही मेरे खिलाफ हैं, पर मुझे अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ने हैं। हे भगवान, मेरी मदद करो। संध्या भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके ठेले पर ग्राहक आ जाएं, कि तभी नमस्ते जी, मैं पिछली वाली गली में बर्गर की एक दुकान चलाता हूँ। यहाँ से गुजरते हुए 2 दिन पहले मैंने आपको बर्गर का ठेला लगाते हुए देखा था। मुझे 15 दिन पहले एक अनाथ आश्रम के लिए बर्गर का ऑर्डर मिला था, पर 10 दिन पहले एक हादसे में मेरे सीधे हाथ की हड्डी टूट गई, जिसके कारण मैंने अभी बर्गर बनाने का काम रोका हुआ है। पर मैं ऑर्डर के पैसे ले चुका था, इसलिए मैं वहाँ मना भी नहीं कर सकता। अगर आप उस ऑर्डर के बर्गर बना सके तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपको इसके लिए अच्छे पैसे दूंगा। जी, मैं जरूर करूँगी। आप मुझे बता दीजिए कितने बर्गर बनाने हैं। शाम को 4 बजे ही वहाँ पहुँचना है। जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है उनके बच्चे का जन्मदिन है। वो अनाथ आश्रम 4 बजे पहुँच जाएंगे। वैसे मैं आपके साथ अपने एक आदमी को काम पर लगा देता हूँ, जो आपकी इस काम में मदद करेगा। ये 5000 रुपए आप एडवांस रखो, और बाकी के पैसे मैं आपको काम खत्म होने के बाद शाम को दे दूंगा, ठीक है? वो व्यक्ति मानो संध्या के लिए भगवान का रूप बनकर आया था। संध्या की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। वो अपने उधार भी चुका देती है और बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा कर देती है। उस व्यक्ति को संध्या का काम इतना पसंद आता है कि वो संध्या के साथ पार्टनरशिप में काम करने लगता है। संध्या अब एक बर्गर की दुकान चलाती है। संध्या की मेहनत और हिम्मत देखकर उसकी सास और हर्ष बहुत ही ज्यादा खुश थे। इसीलिए बच्चों कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।